हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन का एक और लॉ है जो रिलेट करता है इंटरनल एनर्जी को एनर्जी सप्लाइड थ्रू द हीट एंड द वर्क। जरा सोचिए, अगर इस बॉटल में अगर लिक्विड है और अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि आप देखेंगे जब इसको हीट मिलेगी तो ये गर्म होगा, और गर्म होगा इसको फिजिक्स के टर्म हम क्या कहते हैं कि गर्म हो गया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये टेम्परेचर मैं ऑलवेज मेजर कर सकता हूँ बाय ए थर्मोमीटर जो मैंने यहाँ दिखाया है। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसके टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है, इज द हीट। सो आई कैन से दैट चेंज इन टेम्परेचर इज द ड्यू टू द हीट। और इसके अलावा एक और चेंज है, और वो चेंज क्या है जो हम जनरली नोटिस नहीं करते हैं कि इसका वॉल्यूम भी इसके हीट के देने से एक्सपांड होगा। जैसे अगर मैं इसमें ये ट्यूब रखूं, कैपिलरी ट्यूब, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वॉल्यूम विल एक्सपांड, और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हीट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। नाउ ये चीज़ हमें सिर्फ लिक्विड में ही नहीं देखने को मिलती है, बल्कि ये चीज़ गैसेस में भी मिलती है। मान लीजिए इस बॉटल में गैस है और मैं अगर इसको हीट करता हूँ तो गैस गर्म होगी, और गर्म होने के साथ साथ ये एक्सपांड भी करेगी। दैट मीन्स आई कैन से कि हीट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन द वॉल्यूम। अब आप देखिए कि जब इसका वॉल्यूम चेंज होगा तो कि इसको कैसे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक गुब्बारा रखूं तो आप देखेंगे कि वो गुब्बारा फूलने लग जाएगा। दैट मीन्स गैस आफ्टर हीटिंग इज एक्सपांडिंग ऑल्सो। नाउ माइक्रो लेवल पे आप देखिए क्या हो रहा है। एक्चुअली जब मैं हीट दे रहा हूं तो इनके मॉलिक्यूल्स को मोशन, रैंडम मोशन इंक्रीज हो रहा है। इनके मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, और जब काइनेटिक इंक्रीज हो रही है तो मुझे पता है कि इनका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दैट मीन्स because of the increase in the kinetic energy due to the this heat energy, this temperature is increasing, और हमें पता है कि temperature is also responsible for increasing the internal energy. That means I can say the change in temperature I can replace by the change in the internal energy. और इसी तरह से कि बैलून जब एक्सपांड हो रहा है तो बैलून हैज़ टू डू वर्क अगेंस्ट द सराउंडिंग, सो दैट मीन्स बैलून हैज़ टू डू अ वर्क। सो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि चेंज इन वॉल्यूम आई कैन रिप्लेस ऑल्सो बाय द वर्क। सो दैट मीन्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W इज द इक्वेशन विच आई गेट आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन। नाउ तो दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ इन द लैंग्वेज फॉर्म कि इन एनी प्रोसेस when a heat Q is added to the system, the energy appears as an increase in the internal energy plus the work W done by the system on the surrounding. Okay. Now इस इक्वेशन में ध्यान रखिएगा कि साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे हमने क्या माना है कि हीट अगर इनपुट टू द सिस्टम है, अगर व्हेन वी आर एडिंग हीट टू द सिस्टम देन आई हैव टेकन दिस Q एज अ पॉजिटिव, और अगर इफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम देन इट विल बी द नेगेटिव। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अगर तो वर्क डन बाय द सिस्टम है ऑन द एनवायरनमेंट, ओके, और ऑन द सराउंडिंग, जैसे मैंने ये दिखा रहा है, अगर ये गैसेज वर्क कर रही है पिस्टन के ऊपर, तब तो मैं लूँगा इसको प्लस W, और अगर मैं वर्क कर रहा हूँ दैट मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग इज वर्किंग ऑन द सिस्टम, देन आई विल टेक नेगेटिव। सो दैट इज द वन साइन कन्वेंशन विच आई हैव शोन हियर। लेकिन आप कई बुक में देखेंगे कि इट इज अ अदर वे राउंड, व्हेन द एनवायरनमेंट इज वर्किंग ऑन द सिस्टम देन the work done is taken as a positive, and when the work done is by the system on the environment तो वो it is taken as a negative। ये कन्वेंशन उस लॉजिक पे बेस है कि जो अब तक हमने एनर्जी को डिफाइन किया था, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव एंड इफ एनर्जी टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम वाज कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव। तो ओनली थिंग इज अगर आप वो कन्वेंशन फॉलो करते तो यहाँ आपको W का साइन चेंज करना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द बुक नाउ यू विल फाइंड दिस कन्वेंशन जो मैंने आपको अभी बताया। दैट मीन्स इफ आई रीअरेंज दिस इक्वेशन देन आई कैन राइट डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। नाउ मुझे पता है कि हीट
to be supplied to a system for increasing the temperature by delta T is equal to Q is equal to N C into delta T, where C is the molar specific heat of the system. और मुझे पता है the work done by the system on the environment will be equal to P into dV, where dV is the change in volume. इसी तरह से मुझे पता है कि अगर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस हो, ध्यान रखिए आइडियल गैस हो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय 3/2 nr delta T, और where n is the molar mass, r is the gas constant, universal gas constant, and delta T is the change in the temperature. और मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम मुझे पता है CV जिसे हम बोलते हैं इज इक्वल टू 3/2 r. So if I put this value 3/2 r, then what do I get? The internal energy of an ideal gas is given by n CV into delta T. Now ध्यान देखिए important चीज, for a ideal gas this expression is valid even when the volume is not constant. ओके वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा क्यों. और जनरली ये जो CV है दैट मीन्स अगर हायर द वैल्यू ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट, मोर हीट विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज द गिवन वैल्यू ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर. और ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है ये डिपेंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ द गैस पे और टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर. जैसे मान लिए अगर मान लिए मोनो एटॉमिक गैस है या हीलियम, तो उसमें आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यू विल हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब होता है कि कोई गैस मॉलिक्यूल कितने तरह से एनर्जी को स्टोर कर सकता है. सो अगर एक तरीके से एनर्जी स्टोर करती है तो कंट्रीब्यूशन टू मोलर स्पेसिफिक हीट विल बी इक्वल टू 1/2 r. ओके अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो तो द कंट्रीब्यूशन टू द मोलर स्पेसिफिक हीट विल बी इक्वल टू 1/2 r. तो जो कि हमने आइडियल गैस के बारे में बात की तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, दैट मीन्स इट कैन स्टोर एनर्जी इन ऑल द 3 डायरेक्शन. सो दैट इज वाई वी हैव टेकन हियर 3/2 r. लेकिन अगर मान लो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हैज़ गॉट दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम दिस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑक्सीजन हैज़ गॉट 2 degree of freedom. It can tumble around the another 2 degree of freedom. It can tumble or rotate. So that means each degree के around मैंने बताया था 1/2 r. और if there are 2 more degree, तो this that means r will be the addition to this 3/2 r. That means डाइएटॉमिक गैस जैसे ऑक्सीजन है तो उसके लिए this CV will be equal to 5/2 r. So this is just an explanation. स्टूडेंट्स को कभी कन्फ्यूजन होता है कि ये 3/2 r और डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह क्या होता है. So this how you work out the CV of the gas. Now if I put all those values here, तो मुझे क्या मिलता है, n CV delta T is equal to nc delta T minus P dV. So this is the first law of thermodynamics. Now इस फर्स्ट लॉ का रिलेवेंस जो है आइडियल गैस के लिए क्या है. नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि जब हम किसी सिस्टम को, यानी वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपांशन होता है. इन केस ऑफ ए लिक्विड एंड सॉलिड द एक्सपांशन इज कंपेरेटिवली लेस और द वर्क डन आल्सो विल बी द लेस. बट इन केस ऑफ गैसेज इट विल बी मोर डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस अवेलेबल. लेकिन अगर आप आइडियल गैस लेते हैं तो आइडियल गैस के अंदर नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन विथ नो हीट एक्सचेंज. अभी हमने क्या इन जनरल जो आपका जो नॉर्मल सिस्टम है उसमें देयर विल बी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी व्हेन यू बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम एंड प्रेशर. बट इन द आइडियल गैस नो एक्सचेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग ए फ्री एक्सपांशन विद द नो हीट एक्सचेंज. फ्री एक्सपांशन का मतलब होता है कि व्हेन द एक्सपांशन इज इन द वैक्यूम. सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे मान लिए यहाँ पे एक एडियाबैटिक सिलेंडर है, दैट मीन्स एडियाबैटिक वॉल है उसकी, दैट मीन्स हीट कैन नॉट एक्सचेंज. और इसको मैंने 2 कंपार्टमेंट में बनाया है सिलेंडर को, और देयर इज़ अ पार्टीशन हियर, और एक साइड के पार्टीशन में देयर इज़ अ वैक्यूम और एक साइड में देयर इज़ अ आइडियल गैस. तो अगर मैं इस पार्टीशन को हटाता हूँ तो आप देखिए जब गैस मूव करती है, सो
because it has not to do any work against any pressure, because pressure here is 0, so that means work done W is 0, W is 0 because P is 0, or because it is an adiabatic wall, Q also is 0, Q also is 0. So that means from this equation what I can say, delta U, change in internal energy will be equal to 0, जबकि इसका वॉल्यूम है चेंज, प्रेशर है चेंज. So from this you can say that no change in internal energy during free expansion with no heat exchange. That's number one implication for the ideal gas. और secondly क्या है कि internal energy is independent of its volume if temperature is kept constant. That means internal energy of an ideal gas will depend only on the temperature, not on the pressure or volume. जैसे अभी हमने यहाँ देखा, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो गया था, बट द इंटरनल एनर्जी हैज़ नॉट चेंज. और ये एक्सपेरिमेंटली भी साइंटिस्ट लोगों ने किया है. जैसे मान लिया अगर मैं 2 चैम्बर ले लूँ, इसमें एक में अगर वैक्यूम है और इफ़ दे आर कनेक्टेड बाय ए सम वाल्व, और मैं अगर इसके अंदर जो आइडियल गैस है अगर मैं इसको इसमें रिलीज करूँ तो आप देखिए इसमें एक्सपांड होगी और इसमें एक्सपांड होगी. इसकी भी वॉल एडियाबेटिक वॉल है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर देयर इज नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर. और ये एक्सपेरिमेंट कई, फॉर एग्जांपल गे लुसेक्स साइंटिस्ट ने भी ये वर्कआउट किया था और कई लोगों ने वर्कआउट किया कि देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ गैस, आइडियल गैस, अगर देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑल्सो. और ये हम वैसे जो हमने डिफाइन किया था द आइडियल गैस को, उसके बेसिस पे भी हम कंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज द वे वी डिफाइन आइडियल गैस वाज दैट इट हैज़ गॉट अ पॉइंट like a particle and there is no force of interaction. That means it is practically no mass, means there are no interaction. और जब किसी में वॉल्यूम ही नहीं है, मास ही नहीं है, तो वॉल्यूम भी नहीं है, तो वो उसको आप किसी लार्ज वॉल्यूम में एक्सपांड करें या स्मॉल वॉल्यूम में एक्सपांड करें, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, सो दैट इज़ अ सिंपल बाय लॉजिक ऑल्सो यू कैन से, एंड वो भी वेरीफाइड हो जाता है बाय दिस फर्स्ट लॉ. सो दीज आर द सम ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑन द आइडियल गैस लॉ. ये मैंने फर्स्ट लॉ के कुछ इंटरप्रिटेशन लिखे हैं. द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी. नाउ हमने देखा था कि जो इंटरनल एनर्जी है वो है एक स्टेट वेरिएबल. स्टेट वेरिएबल क्या होता है कि जो कंडीशन, स्टेट की सिस्टम की कंडीशन को, एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है. ओके, दैट मीन्स वो सिस्टम को कैरेक्टराइज करता है. और दूसरा था द पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन मतलब क्या होता है कि वो एसोसिएट होता है इसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन के साथ में. सो हमने देखा था कि हीट एंड वर्क दे वर द पाथ फंक्शन. लेकिन आप यहाँ देखिए Q minus W is not a path function. Q minus W will always point to the initial or the final condition of the system. That means Q minus W will say कि there is some state variable जिसका हमने नाम दिया है internal energy. Okay, so that means Q minus W will give you the existence of the internal energy. इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास में अकाउंट है, अब बैंक में एक अकाउंट है और इस बैंक में अकाउंट में आपके मान लीजिए कैश है, और आप समझिए आप कहते हैं कि बैलेंस इज द बैलेंस क्या है? बैलेंस इज द स्टेट वेरिएबल. दैट मीन्स बैलेंस इज अ फंक्शन ऑफ दिस अकाउंट. सो दिस इज अ स्टेट वेरिएबल. और इस बैलेंस को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? आप इस बैलेंस को चेंज कर सकते हैं या तो कैश से और या चेक से आप चेंज कर सकते हैं, चेक से. दैट मीन्स आप कैश डालेंगे या कैश निकालेंगे या चेक डिपॉजिट करेंगे या किसी को चेक इशू करेंगे, सो द बैलेंस विल चेंज. तो अगर मान लिए आपने किसी को कैश दिया या चेक दिया, इससे आपको ये पता नहीं लगता कंडीशन ऑफ द बैलेंस. लेकिन अगर आपने एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कैश और चेक का नेट जब आप सम करेंगे आप, तो इट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द बैलेंस. जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए 100 रुपये थे और वो 200 रुपये हो गए. अब ये 200 रुपये चाहे तो मेरे को कैश से भी आ सकते हैं, 100 रुपये मैंने कैश जमा कराया हो, और ये ऐसा भी आ सकता है कि 50 रुपये कैश से आए और 50 रुपये किसी से मेरे को चेक मिला हो उससे आया हो, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है दिस 100 का. सो दैट मीन्स ये तो क्या हो गया, दे आर पाथ फंक्शन.
they will not tell me the transaction, they are only a transaction to achieve this state. Okay, so the state will be, this balance will be the state. Similarly in the case of energy, समझिए 100 जूल है और ये 200 जूल हो गया, तो वो मुझे 50-50 जूल इन दोनों से, 50 हीट से मिला, 50 वर्क से मिला हो, चाहे तो खाली हो सकता है 100 खाली वर्क से मिला हो. सो दैट मीन्स दैट इज वाई यू से दिस इज द पाथ फंक्शन. और बट दिस q minus w will always tell me this difference of this, that is 100. So this tells me that q minus w is pointing that there is some state variable जिसका नाम हमने दिया है internal energy. So there is this tells about the existence of the internal energy. Second is the conservation of energy. Now ये law कहता है कि the energy can be conserved. Okay, that means it can be converted from one form to another. That means ये क्या कहता है कि अगर सिस्टम में कहीं एनर्जी आपके है तो इट अलाउज दिस एनर्जी टू एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, इधर इन द फॉर्म ऑफ ए क्यू और इन द फॉर्म ऑफ ए वर्क. ओके, बट द बैलेंस विल बी द सेम. सो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट वेरीफाइज. Then third one I had taken is the energy of a universe. Now energy of a universe is an isolated system, और isolated system हम जानते हैं कि there is no exchange of heat. Okay, और that means in isolated system आपका देखेंगे कि work done also is 0, so that means W is 0, W is 0 and Q also is 0. So वो क्या कहता है कि that means delta U will not change. Delta U will not change. So that means energy of the universe will not change. It will remain constant as per this law. Now fourth I had taken is a bookkeeping device. अब आप देखिए इंडस्ट्री में या नेचर में एनर्जी का हमेशा ट्रांजेक्शन होता रहता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. नाउ मैं इसको कैसे उसको ट्रैक रखूं, मतलब एट ए मॉलिक्यूलर लेवल क्या मैं हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को ट्रैक करता रहूं? बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस इक्वेशन टेल यू दैट आपने अगर सिस्टम में कहीं एक जगह एनर्जी लूज की है, ओके, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह आपको अपेयर हुई इन द फॉर्म ऑफ ए हीट और ए वर्क. सो दिस इज अ मैक्रो लेवल पैरामीटर, दैट मीन्स इट इज कन्वर्टिंग द माइक्रो लेवल parameter to a macro level parameter which are easy to measure. So I can keep a track of the energy by just this equation. And the last one which I had taken is a perpetual motion machine. Perpetual motion machine is a theoretical machine which works on the without taking the heat input or the work input. That means it works only on the consumption of this internal energy. So ये लॉ क्या कहता है कि ऐसा सिस्टम या ऐसा प्रोसेस जो इस लॉ को सेटिस्फाई करता है और एनर्जी कंजर्वेशन को, वो ही नेचर में पॉसिबल है. यानी एनीथिंग विच डजंट सेटिस्फाई दिस लॉ इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स ये परपेचुअल मशीन जिसके अंदर आप टोटली आप इंटरनल एनर्जी से आप वर्क करते रहें विदाउट पुटिंग एनी एनर्जी टू द सिस्टम इज नॉट पॉसिबल. So this is the another implication of this law or the interpretation of this law. So these are some interpretation I have given just to clarify this law further, and I hope आपको कुछ idea लगा होगा कि what is this first law and how it is useful. I close this today here. My as usual two advice कि अगर आपको कुछ नई चीज़ लगी हो तो आप नोट करिए and subscribe my channel.